नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश से बड़ी चिंतित करने वाली, डराने वाली खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में जो शेख हसीना के साथ हुआ, तख्ता पलट हुआ, उससे वहां के जिहादी तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इससे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि बांग्लादेश के जरिए अब अमेरिका जो है भारत में अशांति पैदा करना चाहता है, और इसके आपको तमाम सबूत मिल जाएंगे। इसके लिए किसी आपको खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की या किसी सरकारी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अखबारों में छपी खबरें और टेलीविज़न चैनल पर चल रही खबरों को और जो सरकार की ओर से वहाँ घोषणाएं हो रही हैं उन पर ध्यान दीजिए। और याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बटोगे तो कटोगे। इसको मूल मंत्र समझकर जो है गांठ बांध लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो अमेरिका करना चाहता है, जो बांग्लादेश में किया, सफलतापूर्वक कर पाया, वो उसने तख्ता पलट करा दिया। अब बांग्लादेश से आ रही, वैसे तो हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें रोज़ आ रही हैं, हर मिनट आ रही हैं बल्कि कहना चाहिए, लेकिन आज उससे इतर मैं दो खबरों की बात कर रहा हूं जो बांग्लादेश से आई हैं अभी 2-3 दिन के भीतर। उस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें आपको भी चिंतित हो जाना चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और या क्या करने की कोशिश हो रही है। तो मैंने दो खबरों की बात की। पहली खबर जो है वो ज़्यादा बड़ी है। पहली खबर ये है कि इस्लामिस्ट जसीमुद्दीन रहमानी को बांग्लादेश की सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। ये 2013 से जेल में था। ये अल-कायदा का समर्थक है। अब इससे समझ लीजिए कि इसकी मानसिकता क्या हो सकती है, ये किस तरह का व्यक्ति है। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, खबर जो है उससे आगे की है। उसका एक वीडियो इस समय बांग्लादेश में भी चल रहा है, शायद दुनिया भर में चल रहा है, जो उसने बयान दिया है, और भारत में भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। वो ये कह रहा है कि भारत बांग्लादेश को भूटान या सिक्किम न समझे, हम 18 करोड़ मुसलमानों का देश है। और उसका इरादा सुनिए, वो जो खुद बता रहा है, ये मतलब कोई छुपी हुई बात भी नहीं रह गई है। वो कह रहा है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहा है कि खालिस्तानी तत्व जो हैं उनको हर तरह का समर्थन और सहयोग देने को हम तैयार हैं, और सिखों से अपील कर रहा है, या कहें उनको उकसा रहा है कि तुम्हारा समय आ गया है, विद्रोह करो, पंजाब और बंगाल को भारत से काट दो। और उसकी हिम्मत देखिए, वो खुलेआम अपील कर रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। वो कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल को आज़ाद घोषित कर दीजिए, मोदी के शासन के बाहर कर दीजिए। तो पश्चिम बंगाल के बारे में ये कह रहा है, कश्मीर और पंजाब को आज़ाद कराने की बात कह रहा है, और वो अल-कायदा का समर्थक है, जमात इस्लामी का समर्थक है। यहाँ तक तो बात जो है सबको पता है। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये जो बांग्लादेश में सरकार है, मोहम्मद यूनुस जिसके मुखिया हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद नाम नहीं दिया गया है, सलाहकार कहा जाता है, लेकिन वो डी फैक्टो एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं, और वो अमेरिका और अमेरिकी एजेंसियों के एजेंट हैं। ये बात किसी से दुनिया में छिपी नहीं है। वो अमेरिका का एजेंडा चला रहे हैं। तो अमेरिका का एजेंडा क्या हुआ फिर? अगर ये सरकार जमाते इस्लामी के, अल-कायदा के एक समर्थक को, कट्टर जिहादी को, इस्लामिस्ट को जेल से रिहा कर रही है, और जेल से रिहा होने के बाद वो इस तरह के बयान दे रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका भारत में क्या करना चाहता है। और इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जितने आंदोलन पिछले 10 साल में चले हैं, तथाकथित किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, उसकी कलई तो खुल गई, जो कांग्रेस पार्टी चला रही थी। दो अलग अलग पहलू होते हैं हर मामले के। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। महिला पहलवानों के साथ कुछ बुरा हुआ, अत्याचार हुआ, ये बहुत बुरी बात है। उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ, एक पहलू हुआ।
दूसरा पहलू ये है कि उसको भड़काया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया जा रहा है, जिनको विक्टिम दिखाया जा रहा है दरअसल वो मोहरे हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के। ये कलई अब खुल गई है, अब इसमें तो किसी को दो राय नहीं रह गई है। जो कुछ चल रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चल रहा हो, पंजाब में चल रहा हो, जम्मू कश्मीर में चल रहा हो, या देश के दूसरे हिस्सों में चलाने की कोशिश हो रही हो। ये हिमाचल प्रदेश का अभी मामला सामने आया है जब मस्जिद का, इसमें आप ये मत समझिए कि केवल कांग्रेस दोषी है, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि इस विवादित मस्जिद का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कान में तेल डालकर सोती रही। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। और इतने तक ही नहीं रुका ये रहमानी कह रहा है कि हम चीन से कहेंगे कि वो चिकन स्नैक बंद कर दे। और याद कीजिए आप, वो जिहादी शर्जील इमाम भी अपने भाषणों में यही बात कहता था। तो आपको एक कंटिन्यूटी, एक तारतम्य दिखेगा, एक जो है कनेक्शन दिखेगा इन सब बयानों, घटनाओं और जो कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में। अमेरिका भारत का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, भारत से दोस्ती चाहता है, कहता है, भारत से जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब चीज़ों की बात करता है, लेकिन अमेरिका अपने अलावा किसी का दोस्त नहीं है। ये बात हम जो है आज़ादी के 60 साल तक समझ नहीं पाए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस दिशा में विचार शुरू हुआ, इस दिशा में काम भी शुरू हुआ। इसीलिए आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि बहुत हार्ड बार्गेनर है। तो मोदी ने भी विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो तय किया, इंडिया फर्स्ट, जो हमारे देश हित में है वही करेंगे। अमेरिका की कोई परवाह नहीं की, सैंक्शन लगा दिया रूस पर, फिर भी रूस से तेल खरीदा। ईरान पर सैंक्शन लगाया हुआ है, ईरान से हमारे संबंध न तो बंद हुए हैं, न ख़त्म हुए हैं, न कम हुए हैं। रूस पर सैंक्शन लगाया, इसके बाद तेल ही नहीं खरीदा, हमने एंटी मिसाइल सिस्टम भी खरीदा। अमेरिका विरोध करता रहा, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, रोक नहीं पाया हमें। तो पहले से अब में ये परिवर्तन आया है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है बहुत नाकाफ़ी लग रहा है। हमारे दुश्मन जिस तैयारी में हैं और हमारे दुश्मनों को देश के अंदर से जो समर्थन मिल रहा है, अब आप बताइए, अमेरिका का राजदूत दिल्ली में बैठकर मिलता है किन लोगों से? कश्मीरी अलगाववादियों से मिलता है और असदुद्दीन ओवैसी से मिलता है। 50 साल में जिसकी पार्टी एक से ज़्यादा सांसद नहीं जुटा पाई, पिछले चुनाव में 2019 में एक और महाराष्ट्र में जीत गया था, एक सांसद वाली पार्टी अमेरिकी राजदूत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके नेता से बुलाकर बात करता है। तो क्या बात करेंगे? और असदुद्दीन ओवैसी का रवैया क्या है, रुख क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है, इसके बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है। ओवैसी को बुलाने का मतलब है अगला निशाना अमेरिका बनाना चाहता है वक्फ एक्ट, जो अभी जेपीसी के हवाले हो गया है, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, उसकी बैठकें चल रही हैं, उस पर देश में अशांति फैलाना, उस पर देश में हिंसा का माहौल पैदा करना, जिस तरह से सीएए के समय किया था, जिस तरह से तथाकथित किसान आंदोलन के समय किया था, उससे भी ज़्यादा हिंसक परिस्थितियां, उससे भी ज़्यादा बुरी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब भारत को बांटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से नहीं चलेगा, बांग्लादेश से चलेगा। पाकिस्तान में तो फिर भी आर्मी है, चुनी हुई सरकार भी होती है, तो वहाँ उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, अपने कंसिडरेशंस होते हैं। तो वो अमेरिका की वैसे तो ज़्यादातर बातें मानते ही हैं और भारत के विरोध में हो तो ज़रूर मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में तो इस समय केवल कहने के लिए बांग्लादेशी जो है वो सत्ता में बैठा है, सरकार जो है अमेरिका चला रहा है, उसके इशारे पर चल रही है। आज तक
5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। तब से लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन अमेरिका की ओर से एक भी बयान नहीं आया है। इसको रोकने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है। अमेरिका चाहे तो 1 मिनट नहीं लगेगा इसको रोकने में। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है, उसकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध चला जाए। तो जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, इसमें अमेरिका की मर्जी भी शामिल है। तो इसलिए जो है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो रही। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये विज्ञान का नियम है, प्रकृति का भी नियम है। तो बांग्लादेश में जो कुछ आप देख रहे हैं आज, ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है। जो खबरें वहाँ से आ रही हैं वो दिन दूर नहीं है जब काउंटर रिवॉल्यूशन भी शुरू हो सकता है बांग्लादेश में। उसकी भी परिस्थितियां बन रही हैं। जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे वहाँ से निकल रही है, तो वियतनाम और भारत आ रहे हैं। भारत में जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक जो है ओवरफ्लो कर रही है। तो बांग्लादेश की इकॉनमी, जिसको शेख हसीना इतना ऊपर ले गई थी, वो बुरी हालत में, धीरे धीरे बहुत बुरी हालत में जा रही है। तो वहाँ महंगाई बढ़ने वाली है, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, वहाँ पर जिहादी तत्वों का जिस तरह से कंट्रोल होता जा रहा है, जिस तरह से प्रभुत्व हो रहा है, वो अशांति नहीं होने देगा। तो जाहिर है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर इतनी ज़्यादा निर्भर है कि भारत से दुश्मनी लेकर वो अपने को सिर्फ बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर इस हद तक उसकी मौजूदा सरकार जाने की सोच रही है या जाने की कोशिश कर रही है, तो समझ जाइए कि आप वो किन लोगों के हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो एक मुद्दा है। उसके जरिए जो भारत में करने की कोशिश हो रही है, भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उनका एक बयान 5 अगस्त के बाद आपको नहीं मिलेगा देखने को सोशल मीडिया पर या अदरवाइज, जिसमें उन्होंने वहाँ मारे जा रहे हिंदुओं के प्रति कोई चिंता जाहिर की हो। तो अब आप इस तार को जोड़िए। जो अमेरिका का रुख है वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रुख है, खास तौर से हिंदुओं के बारे में, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में। तो प्रताड़ित हिंदुओं की चिंता अमेरिका को नहीं है, ये तो समझ में आता है कि वो उसके इंटरेस्ट में है, उसको फायदा हो रहा है उससे। लेकिन भारत के किसी नेता की चिंता ना हो, ये और ज़्यादा चिंता की बात है। ये आने वाले खतरे का सही संकेत है। इस संकेत को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये सब हो रहा है 99 सीटें आने के बाद। आप सोचिए इनकी ताकत अगर और बढ़ गई तो फिर क्या होगा। देश को तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ आखिर कांग्रेस पार्टी खड़ी क्यों नहीं होती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसका नारा लगता है जेएनयू में, और वहाँ राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। आपने सुना कभी कि उन्होंने कहा गलत है। अफजल गुरु को फांसी दी गई, इस पर अफसोस जता रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस किया। अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो 1953 से पहले की स्थिति जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो वो जो नारा लगा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, लगभग वही बात उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए है, यानी मौन स्वीकृति लक्षणम। तो ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, इससे आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा हित सधे, देश जाए भाड़ में, ये नीति है, ये सोच है।
तो आप तय कीजिए, हमको आपको तय करना है कि ये स्वार्थ सिद्धि करने वालों का, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने वालों का साथ देना है या देश के हित में खड़े होना है। ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, ये पक्ष में खड़े होने का समय है। देश को बचाने वालों के पक्ष में खड़े होने का समय है। और ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, दूसरा अवसर नहीं मिलता है ज़्यादातर मामलों में। अगर हम इस समय चूक गए तो पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। तो बांग्लादेश की खबरों पर नज़र रखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि आगे भारत में क्या होने वाला है। वो संकेत है, वो उनकी जो योजना है, उनका जो विजन है जियोपॉलिटिकल ताकतों का, खासतौर से अमेरिका का, और इसमें चीन की एक तरह से मौन स्वीकृति है, चीन की सहायता है। अब आप देखिए, इसी रहमानी का बयान देखिए कि उसको भरोसा है कि वो कहेगा और चीन मान जाएगा। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन चीन से उसका कोई ना कोई संपर्क तो है, कोई संबंध तो है। चीन पर इतना भरोसा होने का कोई तो कारण है। डोकलाम में हमारे सैनिक चीनी सैनिकों को कूटते हैं और राहुल गांधी आधी रात को जो है मिलने जाते हैं चीनी राजदूत से। आज तक उन्होंने नहीं बताया कि वो किस लिए मिलने गए थे, क्या बात करने गए थे। चीन से कोई बयान आता है, वहाँ चीन के मीडिया से कोई बयान आता है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। देश के प्रधानमंत्री के बयान पर, संसद में दिए गए बयान पर उनको भरोसा नहीं होता है। सेना हमारी कोई एक्शन करती है तो उस पर भरोसा नहीं होता, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। चीन जो भी दावा कर दे उसको शब्दशः सही मान लिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछा गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा गया कि ये खून की दलाली है। ये राहुल गांधी का बयान है, किसी छोटे मोटे जिले के या कस्बे के नेता का नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे आप। सरकार पर विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, ठीक है, आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आप उन पर विश्वास न करें, एक बार तो समझ में आता है। लेकिन देश के दुश्मन जो बोल रहे हैं उस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लें, ये बात जो है वो चिंता पैदा करने वाली है। तो इस फर्क को समझिए। देश किस संकट के दौर से गुजर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये देश हमारा आपका ही है, इसका जो भी अहित होगा वो हमारा आपका ही अहित होगा। ये दूर से तमाशा देखने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। और मैंने आपसे शुरू में कहा था तो दो खबरें। दूसरी खबर है, एक बांग्लादेश में अपॉइंटमेंट हुआ है, वो बांग्लादेश का है। आप कहेंगे कि हमको क्यों चिंता करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए। वो है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है वहाँ, उसका चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील को, जिनका नाम है ताजुल इस्लाम। ये जमात इस्लामी की जो पॉलिटिकल विंग है, आमार बांग्लादेश, उसका कन्वीनर है। तो ये इसका इंटरनेशनल नाम है, लेकिन इंटरनेशनल क्राइम से कोई संबंध नहीं है। ये डोमेस्टिक क्राइम, जो वार क्राइम है, उसका जिन पर आरोप है उनके ट्रायल के लिए है। शेख हसीना पर दनादन केस हो रहे हैं, दायर किए जा रहे हैं, उनके ट्रायल की तैयारी शुरू हो गई है। ये ताजुल इस्लाम की नियुक्ति उसी का संकेत है। ये भारत के लिए भी संदेश है कि ठीक है, शेख हसीना आपके पास हैं, लेकिन हम शेख हसीना को हम भूल गए हों या छोड़ दिया है, ऐसा मत समझिएगा। और ये अमेरिका समर्थक, अमेरिका की पिट्ठू सरकार के फैसले हैं, इससे आप समझिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।